आपने अभी तक फर्मी डिराक गैस के बारे में क्या क्या पढ़ा है कि फर्मी डिराक गैस जो होती है उसके दो टाइप पढ़े हैं आपने। एक तो पढ़ा है वीक डिजेनरेसी वाला केस और एक पढ़ा है आपने स्ट्रॉन्ग डिजेनरेसी वाला केस। वीक डिजेनरेसी के लिए आपने क्या देखा था, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव आती है और अल्फ़ा पॉजिटिव है, इसका मतलब डी ग्रेटर देन 1 और हैंस उसकी जो डिजेनरेसी फैक्टर था 1/d वो लेस देन 1 आ जाता है। इसका मतलब वो कैसा केस अपना वीक डिजेनरेसी का केस है। और स्ट्रॉन्ग डिजेनरेसी के लिए आपने क्या देखा था कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 मीन्स नेगेटिव। अगर लेस देन 1 अल्फ़ा की वैल्यू हम नेगेटिव लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो डी की वैल्यू आती है वो क्या होती है, लेस देन 1, क्योंकि अपने पास डी क्या होता है, ई की पावर अल्फ़ा। अब डी लेस देन 1 आ गया, दैट मीन्स 1/d फैक्टर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 मीन्स डिजेनेसी अपने पास वहाँ पे क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। और उसके बाद भी आपने स्ट्रॉन्ग डिजेनेसी में भी आपने 2 केस की स्टडी करी थी कि टेम्परेचर अपने पास एक तो आप 0 केल्विन पे लेके चलते हो और वहाँ पे आपने क्या निकाला था, मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्मी एनर्जी का डेरिवेशन। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अपना स्ट्रॉन्ग डिजेनेसी का सेकंड केस, जिसमें आप टेम्परेचर को क्या लेके चलते हो, अबाउ 0 केल्विन। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो देखो अपने पास क्या है, टेम्परेचर पढ़ना है अपने को अबाउ 0 केल्विन और यहाँ पे अपने पास स्ट्रॉन्ग डिजेनेसी, इसका मतलब डी तो लेस देन 1 होना ही है इसका, सो दैट डिजेनेसी फैक्टर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाए, मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजेनेसी है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी ई में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और ये आप डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हो। जो डी एन ई होता है वो कैसे निकालते हो आप, सबसे पहले तो एन फर्मी डिराक के लिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि मोस्ट प्रोबेबल होता है जी आई अपॉन में ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई प्लस 1। फिर इसके बाद आप इसको डी पुट कर लेते हो ई की पावर अल्फ़ा को, तो इसका मतलब आपके पास नंबर कैसे बनते हैं, जी आई अपॉन में डी ई की पावर बीटा ई आई प्लस 1। सेकेंड स्टेप अपना क्या होता है, आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालते हो और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपको निकालने का तरीका पता ही है कि टोटल वॉल्यूम फेज स्पेस में कितना है, अपॉन में 1 फेज सेल का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। और उसके आगे हम डिजेनेसी फैक्टर लगा देते हैं GS। और उसके बाद आपने फिर मोमेंटम स्पेस के लिए आपने देखा था और मोमेंटम को आपने रिप्लेस किया था एनर्जी से बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता ही चल गया। GS इज द स्पिन डिजेनेसी फैक्टर्स हैविंग वैल्यू 2s+1 4 पाई mv अपॉन HQ √2m एंड e की पावर हाफ DE अपॉन DE अपॉन KT प्लस 1। ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बिटवीन E टू E प्लस DE। ओके, और डी को आप पता ही क्या पुट करते हो, e की पावर अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट कर दी केमिकल पोटेंशियल की टर्म में माइनस म्यू अपॉन KT। ओके, ये आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में, जब आप उसका पार्टीशन फंक्शन पढ़ते हैं ना, उससे कंपेयर करके आपने म्यू अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हुई है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने क्या है, देखो अब हम ये फैक्टर कहाँ से लेके चलते हैं, अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी। ओके, और फर्मी एनर्जी की वैल्यू आपने ऑलरेडी देख रखी है, ई एफ फर्मी एनर्जी किसके बराबर होता है, h² अपॉन में 2m 3n अपॉन 4 पाई v GS और इसकी पावर 2/3 मीन्स ये वैल्यू ई एफ की आप ऑलरेडी पिछले डेरिवेशन से आप फाइंड आउट कर चुके हो। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी। तो अपने पास क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है 3n अपॉन 4 पाई VGS की पावर 2/3। अब हमने क्या है इसको 4 पाई V अपॉन GS अपॉन 3n की वैल्यू निकाल ली 30। तो मीन्स जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में है ना, हमें ये टर्म बनानी, हमें ये टर्म लेके आनी है। तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, 4 पाई V है, V भी है अपने पास, 4 पाई V और GS अपने पास अपोन में 3n नहीं है, तो अपोन में 3n लाने के लिए क्या किया है, 3n से ही डिवाइड और 3n से ही मल्टीप्लाई, सो दैट उस इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब अपने पास इस वैल्यू को आपने रिप्लेस कर दिया, 4 पाई VGS की वैल्यू को कहाँ से रिप्लेस किया है, फर्मी एनर्जी के टर्म में। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या हो गया अपने पास 3n 2me f अपॉन एस स्क्वायर, और इसके पावर कितनी हो गई यहाँ से -3/2 एंड सेम एज इट इज टर्म। ओके, ये जस्ट सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमें किसके टर्म में लिखने हैं, फर्मी एनर्जी के टर्म में। ओके, आप देखते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने के लिए क्या होता है, उसका टोटल इंटीग्रल कर देंगे और रेंज कहाँ से कहाँ 0 to इनफाइनाइट।
ये आ गया अपने पास इजीली। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या आपको ऑलरेडी कर ही चुके हो कि E/dN, तो E से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी 1/2 तो है ही, तो E से मल्टीप्लाई करते हैं तो E⁴ हो जाता है। अब अपने पास क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी को सोल्व करने के लिए इस इंटीग्रल्स को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जनरल क्या लेके चल रहे हैं कि ये इंटीग्रल आपने आई इस तरीके से मान लिया 0 to ∞, और यहाँ पे एनर्जी है तो हमने फंक्शन मान लिया एनर्जी का DE सेम एज इट इज़ जो डिनोमिनेटर में है। और फाई ई क्या है, सिंपल फंक्शन है अपना एनर्जी का, सो दैट अगर आप एनर्जी को 0 पुट करोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर एनर्जी को 0 पुट करोगे तो 0 की पावर हाफ और 0 की पावर 3/2 मीन्स 0 ही आना है। तो फंक्शन इस तरीके से मानना है सो दैट आप अगर आप एनर्जी को 0 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी अपने पास 0। अब हम इस इंटीग्रल को किसकी हेल्प से सोल्व करते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से। और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है कि 0 to ∞ दैट फंक्शन वो किसके बराबर होता है, 0 to μ जो केमिकल पोटेंशियल है, सिमिलर जो फंक्शन है फाई E/dE प्लस π²/6 kT का होल स्क्वायर फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसमें लिमिट क्या पुट करनी है आपको, जो आपके पास एनर्जी है उसको केमिकल पोटेंशियल के बराबर मानना है। एंड थर्ड टर्म इज दिस फाई डैश और फाई ट्रिपल डैश क्या बता रहे हैं कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, अब देखते हैं 1 by 1 कैसे सोल्व करेंगे। अब आपके पास सीरीज एक्सपेंशन आ गया। अब देखो अपने पास पहले इस फंक्शन को सोल्व करना है मेरे को, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास E⁴, तो फाई को आप E⁴ लेके चले। अब देखो इक्वेशन 23 में आपको क्या क्या चाहिए, फाई E/dE उसको इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो अब अपने पास टर्म क्या बच जाएगी 0 to μ, फाई की वैल्यू पुट करोगे E⁴ और DE। तो देखो E⁴ मीन्स E⁴3/2 अपॉन 3/2 ऊपर चला जाता है, और लिमिट पुट करोगे 0 to μ, तो मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2/3 अपर लिमिट E की जगह आप क्या पुट करोगे μ, तो μ⁴3/2 और -0। तो आपके पास फर्स्ट टर्म सोल्व हो गई। अब सेकेंड टर्म में क्या है, ये कांस्टेंट है π²/6 kT का होल स्क्वायर, और फाई का अपने पास क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो आप एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव कैसे करोगे 1/2, इस टर्म को सोल्व करना है भाई फर्स्ट डेरिवेटिव, 1/2 आ गया E⁻−1/2। अब इसमें पुट करना है E की जगह μ केमिकल पोटेंशियल, तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब हम क्या है, जस्ट आपको ये डेरिवेशन सोल्व करना है, तो हम ईजीनेस के लिए क्या करते हैं अपनी फर्स्ट 2 टर्म्स को ही लेके चलते हैं, जिसमें एक तो अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सोल्व करो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन क्या है अपने पास, ये 21 वाली इक्वेशन है, इसमें आप पुट करोगे तो 3n/2 की जो फर्मी एनर्जी की पावर 3/2, और ये एक्सप्रेशन इंटीग्रल के लिए। ठीक है, अब इंटीग्रल के लिए आप सोल्व करोगे तो देखो ये वैल्यू आप निकाल चुके हो कि 2/3 μ 3/2, और फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या तो हाफ μ⁻⁻²। अब इसको जस्ट आपको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, क्या n से n कैंसिल हो जाता है आपके पास, और उस साइड जाएगा तो E⁴f मीन्स जो फर्मी एनर्जी है इसकी पावर कितनी है 3/2 = 3/2, एंड इसको जस्ट सोल्व किया आपने। ठीक है, उसके बाद μ की पावर, और यहाँ पे देखो जब kT/μ है ना, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे मीन्स प्रिंट है थोड़ा, ओके, तो मीन्स ये होल स्क्वायर है ऐसे। अब आपने यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, μ⁴3/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 से 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस, अब इसको सोल्व करते जाओ, 3 4 = 12, 4 2 = 8, 5² और यहाँ पे kT/μ का होल स्क्वायर। अब आप देखो μ अपॉन में EF, ऑल राइट, μ अपॉन में EF, और इसकी पावर दोनों कितनी 3/2, और वो टर्म उस साइड गया तो अपने पास क्या होगा, उसके बाद उस साइड गया तो 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है और उसकी पावर माइनस का 2/3, ऑल राइट, और इसकी पावर है भाई 3/2, मिस प्रिंट आप देख लेना। उसके बाद अब देखो यहाँ पे अपने पास ये क्या था, पावर था इसके 3/2, अब क्या है इसकी पावर को 1 लाने के लिए 2/3 दोनों साइड, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, तो अपने पास क्या बचेगी, जब इसको सोल्व करोगे ना यहाँ पे -1 आएगा, और बाइनोमियल से आप इसको एक्सपेंड करोगे। बाइनोमियल क्या होता है 1 माइनस या 1 प्लस x की पावर n = क्या होता है 1 प्लस nx, और वहाँ पे x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो आपने इसको सोल्व किया तो -1 जो पावर थी वो डायरेक्ट यहाँ पे 1 - nx हो जाएगा, तो 1 - का 1/n
12 पाई के टी बाई म्यू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आपने जस्ट उसको सोल्व किया है। अब देखते हैं मैथमेटिकल पार्ट है भाई, कहीं आपको इजी सा मैथमेटिकल पार्ट है। अब देखो पिछले जाओ, यहाँ पे मेन टॉपिक क्या था, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, म्यू अपॉन ई एफ, जस्ट मैथमेटिकल सोल्व करना है। म्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू दिस 1 + 1/8 पाई के टी बाई म्यू का होल स्क्वायर और इसके पावर -2/3। अब यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करना है, तो बाइनोमियल थ्योरम आपको पता ही है भाई, यहाँ पे पावर -2/3 है, तो बाइनोमियल करना है तो पावर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो क्या होगा 1 माइनस का 1/8 और पावर कितनी है 2/3, तो 2 4 जा 8, तो माइनस का 1/12। अब वहाँ पे अपने पास क्या था, जो म्यू अपॉन ई एफ है उस, अब हमें इस टर्म्स को सोल्व करना है। तो इस टर्म में अपने पास मेन टर्म क्या है भाई, पाई के टी तो कॉन्स्टेंट है, अपॉन में म्यू, तो मीन्स अब हमें निकालना है 1/म्यू और यहाँ पे पावर कितनी है होल स्क्वायर। तो अब अपना अगला स्टेप क्या रहेगा इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, कि जो 1/म्यू स्क्वायर की वैल्यू को आपको इवेल्युएट करना है और यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 24 में। तो इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, उसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर और 1 माइनस का 1/12 पाई के टी होल स्क्वायर और उसके पावर होल स्क्वायर। उसको आपने फिर से बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया है, पावर 2 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 2/12, तो 1/6 एंड सो ऑन। उसके बाद इसका आप रिवर्स कर लो, क्योंकि हमें तो टर्म क्या चाहिए थी 1/म्यू स्क्वायर चाहिए थी, तो यहाँ पे इसका रिवर्स किया तो ये टर्म आ जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब रिवर्स करोगे तो पावर -1 हो जाएगी ना इसको टोटल की, और बाइनोमियल यूज़ करोगे तो -1 आगे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्रूड अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, क्या यहाँ पे भी म्यू है और यहाँ पे भी म्यू है, बट हमें तो 1/म्यू स्क्वायर चाहिए। तो जो राइट साइड में ये जो टर्म है पाई के टी अपॉन म्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, म्यू को फर्मी एनर्जी के बराबर पुट करते हैं जस्ट उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो 1/म्यू को आपने ई एफ फर्मी एनर्जी के बराबर पुट कर दिया, तो 1/म्यू स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। और आप इसको आप किस में पुट कर दोगे, जो आपकी इक्वेशन 24 थी, जो आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब म्यू की वैल्यू आ गई दिस, और यहाँ पे आपने 1 जो पाई के टी अपॉन में म्यू स्क्वायर था उसकी वैल्यू ये पुट कर दी टोटल, और उसको जस्ट सोल्व किया है, हायर ऑर्डर्स को नेगलेक्ट किया है, तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू दिस वैल्यू आ जाएगी आपके पास ईजिली। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, म्यू इक्वल टू दिस। ये तो किसके लिए आपने सोल्व किया है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेके चले थे टोटल। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एनर्जी को सोल्व करोगे। तो एनर्जी के लिए अपने पास ये इंटीग्रल आ जाएगा म्यू और फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे फाई फंक्शन क्या है, e⁻³ 3/2। आपका पास ये डिटो स्टेप करने हैं जो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सोल्व किया है। ठीक है, तो इसको आप जस्ट सोल्व करते जाओगे और 1/म्यू स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, जहाँ पे 1/म्यू स्क्वायर है, तो आप क्या देखोगे कि एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी ईजिली। फिर इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो और हायर ऑर्डर्स को नेगलेक्ट करो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एनर्जी आ गई, जो किसके लिए है, टेम्परेचर विच इज़ ग्रेटर दैन 0। अब आपके पास एनर्जी आ गई, और आपके पास टॉपिक क्या था यहाँ पे, एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ ए फर्मी-डिराक गैस। तो एनर्जी आ गई तो प्रेशर आप कैसे निकालोगे, प्रेशर का आपके पास रिलेशन पता है 2/3 E/V। तो यहाँ पे एनर्जी को जस्ट वॉल्यूम से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई किस फैक्टर से 2/3, तो वहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो अपने पास ये कंप्लीट टॉपिक हो जाता है कि एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ ए फर्मी-डिराक गैस। आपके पास पहले था वीक डीजेनरेसी के लिए, सेकंड था स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी के लिए, और स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी के लिए भी आपके पास 2 पॉइंट्स थे, एक अल्फा की वैल्यू मीन्स जो टेम्परेचर को आप क्या पुट करते हो 0 केल्विन, और एक अबाउ 0 केल्विन। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन में क्या आता है आपके पास, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी निकालनी। फर्स्ट अपने पास क्या है, थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी आपको सोल्व करनी है, और आपके पास ऑलरेडी क्या आ चुका है, एनर्जी और प्रेशर की वैल्यू आपके पास क्या है, एनर्जी और प्रेशर की वैल्यू ईजिली आ गई है। और इसी इक्वेशंस का यूज़ करते हुए आपको क्या सोल्व करना है, आपको सोल्व करना है ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़। तो पहले क्या अपने पास थर्मल कैपेसिटी, और थर्मल कैपेसिटी को आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है सर। थर्मल सबसे पहले देखो स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करते हो आप, एनर्जी अपॉन में मास इंटू डायल ऑफ टी, मीन्स कितना टेम्परेचर चाहिए उसके एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए फॉर ए गिवन मास। ओके, और उसके बाद अपने पास क्या होती है, सेकेंड टर्म हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का क्या होता है, टोटल मास के लिए, तो m से मल्टीप्लाई कर दो इंटू CV।
ये होते हैं अपने पास हीट कैपेसिटी। तो मीन्स Q अपॉन में डेल ऑफ T। 1 डिग्री जब आप चेंज देते हो तो इसमें हीट का कितना इंक्रीज हुई उसकी एनर्जी, ठीक है। जब आप उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देते हैं तो अपने पास हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या हो गई, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर का जो चेंज है। और CV है तो मीन्स एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो बस आपको मैथमेटिकल सोल्व करते जाओ, तो कर ली E बाई कर ली T, और आपके पास एनर्जी है ही, उसको अपोन में क्या है टेम्परेचर से डेरिवेटिव करना है। तो एनर्जी के यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी, तो वैल्यू आपने जस्ट पुट किया, तो ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू है। इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है किसकी रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो देखो इसके पहले टर्म ये है 3/5 NEF, यहाँ पे टेम्परेचर है ही नहीं, मीन्स कॉन्स्टेंट है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जिसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही वेरिएबल है, और उसके अदर पैरामीटर सारे किसकी तरह ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट की तरह। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। अब नेक्स्ट टर्म जाओ, 3/5 NEF मल्टीप्लाई 5/12 वाली ये टर्म, तो क्या होता है 3 4 5 से 5 1/4 वाला फैक्टर आगे आ जाता है। अब उसके बाद क्या है, NEF है अपने पास, और पाई KT अपॉन में EF का होल स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 टर्म आगे आएगी, तो 2 आगे आएगा तो 1/2 वाला फैक्टर आ जाएगा, और जस्ट आपको इसको मैथमेटिकल पार्ट सोल्व करना है। तो आपके पास ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास थर्मल कैपेसिटी, जो कि अपने पास यहाँ पे क्या है, हीट कैपेसिटी है। तो ये अपने पास CV। अब आप क्या है, यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है, ये हीट कैपेसिटी है, उसमें एक इक्वेशन आ गई है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो, यहाँ पे आप किसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, यहाँ पे फर्मी एनर्जी की वैल्यू को पुट कर सकते हो। फर्मी एनर्जी की वैल्यू पुट करिए, आपके पास ऑलरेडी है फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी की वैल्यू ये होती है ये S²/2m 3n अपॉन 4πV GS इसकी होल पावर 2/3। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आ गई या हीट कैपेसिटी फॉर ए गिवन मास। तो देखो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, अगर हम स्पेसिफिक हीट पर यूनिट पार्टिकल निकालें मीन्स CV अपॉन N, तो फैक्टर क्या क्या बचेगा, π² m² अपॉन S², और ब्रैकेट के अंदर 4πV GS अपॉन 3n की पावर 2/3 इंटू T। तो देखो यहाँ पे क्या है, N अपॉन V मीन्स नंबर डेंसिटी, तो अपॉन में तो डेंसिटी वाला फैक्टर है, और ऊपर क्या है सिर्फ एक मास वाला, और सारी चीज़ कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर साथ में है। तो देखो यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी पर यूनिट पार्टिकल है वो किस पे डिपेंड करता है, M के ऊपर, और डेंसिटी और टेम्परेचर। तो M के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी के इन्वर्सली है। तो मीन्स हीट कैपेसिटी है वो हीट कैपेसिटी पर पार्टिकल स्मॉल कब होगी, स्मॉल के 2 फैक्टर है, जब मास स्मॉल हो या डेंसिटी लार्ज हो। तो मीन्स स्मॉल होगी कब, जब फॉर लार्ज डेंसिटी एंड स्मॉल पार्टिकल मास, ठीक है। ओके, ये अपना पास टॉपिक था हीट कैपेसिटी का। देखो यहाँ पे एक फैक्टर और इम्पोर्टेंट है, ये अभी हम फर्मियंस के लिए निकाल रहे हैं ना, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो CV का रिलेशन टेम्परेचर के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो मीन्स इसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी, वो भी कौन सी वाली है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। वहाँ बेसिकली अपने पास क्या होता है, कोई भी जब सॉलिड होता है ना, वहाँ पे 2 टाइप की हीट कैपेसिटी पाई जाती है, एक तो एटॉमिक की वजह से, एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से, और एक इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस की वजह से। एटॉमिक वाइब्रेशंस को आप क्या बोलते हो, फोनॉन, और उसका फोनॉन, ओके। तो जो अपने पास एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से जो हीट कैपेसिटी होती है ना, वो टेम्परेचर की पावर 3 के साथ वेरिएट करती है, और इलेक्ट्रॉन वाली यहाँ से आपने क्या देखा, T के साथ। तो हम नेट रिजल्ट को क्या लिखते हैं, जो हीट कैपेसिटी होती है उसको लिखते हैं अल्फा T की 3 प्लस बीटा फैक्टर सम कॉन्स्टेंट और इंटू में T। तो ये तो किसको शो करता है, फोनॉन के वाइब्रेशंस के लिए, मीन्स एटॉमिक वाली, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वाली। ओके, ये अपना टॉपिक है कंप्लीट हीट कैपेसिटी का। अब देखते हैं एंट्रोपी निकालने का तरीका। आप लोग ये ऑलरेडी कर चुके हो, जो बोस आइंस्टीन के लिए क्या था। तो एंट्रोपी क्या होता है, देखो कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। एंट्रोपी DS किसके बराबर होती है, DQ अपॉन T। बेसिकली यहाँ पे DQ हम क्या लेके चलते हैं, एनर्जी का फैक्टर के लिए। तो अब यहाँ से DQ की वैल्यू आप हीट कैपेसिटी के फॉर्म में कैसे निकाला था, हीट कैपेसिटी थी वो DQ अपॉन DT था, तो DQ की वैल्यू क्या हो गई, CV DT अपॉन T। ये तो क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, और टोटल निकालने के लिए उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल। तो अपने पास ये फॉर्मूला है यहाँ पे S, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है S =
0 to t इंटीग्रल और CV/dt अपॉन t, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अब एंट्रोपी को आप सोल्व कर लेना। यहाँ पे CV की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। CV की वैल्यू एक तो डायरेक्ट जो आपने निकाली है इन दी फॉर्म ऑफ फर्मी एनर्जी, इसको सोल्व करते गए। फर्मी एनर्जी जो आपने ऊपर आई थी ना, CV की वैल्यू ये फर्मी एनर्जी के टर्म में ये पुट किया आपने जस्ट, और इंटीग्रल को सोल्व किया है। और सेकंड, आप फर्मी एनर्जी की वैल्यू को पुट ना करें और डिट्टो रखें तो आपके पास एक और एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, क्योंकि CV की वैल्यू 2 आई थी फर्मी एनर्जी के टर्म में, और एक सेकंड टर्म आपने कैसे गेन की थी, जब फर्मी एनर्जी की जगह उसका एक्सप्रेशन आपने पुट किया था, ठीक है। अब देखो अपना थर्ड थर्मल प्रॉपर्टी कैसे सोल्व कर सकते हो, अपनी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको पता है, E-TS। आप ऑलरेडी एनर्जी निकाल चुके फर्मी एनर्जी के लिए, स्ट्रॉन्ग डिजनरेसी वाले फैक्टर के लिए, अबाउट टी टेम्परेचर, अबाउट 0 केल्विन के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन आपने पता ही है, टेम्परेचर है, एस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फर्मी ये रहा एस की वैल्यू, एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसको जस्ट सोल्व करो, ठीक है। तो इसको जस्ट सोल्व किया तो अपने पास क्या आ गई, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी वाली टर्म ये आ जाती है, ठीक है, दिस। तो ये अपने पास क्या है, कंप्लीट टॉपिक है किसका, जब आप फर्मी एनर्जी के लिए एनर्जी और प्रेशर और उसके रिलेटेड उसके एप्लीकेशंस में थर्मल प्रॉपर्टीज़ निकालते हो। थर्मल प्रॉपर्टीज़ आपने 3 निकाली है, हीट कैपेसिटी, सेकंड इज़ एंट्रोपी एंड थर्ड इज़ एनर्जी। ओके, ये आपकी कंप्लीट टॉपिक।